सपनों से जुड़े सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज मैं आपको 12वीं कक्षा में जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम हिंदी में गैर लाभकारी संस्थाएं या गैर व्यापारिक संस्थाएं कहते हैं, उस पाठ के अंतर्गत आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाने का, यानी प्रश्न किस तरह के आते हैं और उन्हें किस तरह से हल किया जाता है, उन्हें करवाने की कोशिश करूंगी। और साथ में थोड़ा सा बताऊंगी कि ये अध्याय है क्या, किससे संबंधित है और इसमें किस तरह की गणनाएं की जाती है। चलो शुरू करते हैं और इसे जानने का विस्तार से प्रयास करते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए स्थापित नहीं है, यानी सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच आर नॉट फॉर्म्ड और इस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो फिर ये क्या, किस लिए किया जाता है, ये क्यों स्थापित किया जाता है? ये समाज में सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। सो देयर पर्पस ऑफ establishment or form is to promote something which is really important to the society or public, such as they are promoting commerce, art, science, religion, charity or any useful purpose which is helpful in society. तो ये उन सभी कार्यों के लिए स्थापित संस्थाएं होती हैं जो समाज को किसी न किसी रूप में, चाहे वो वाणिज्य का क्षेत्र हो, आपने कला का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, या धर्म संस्था से रिलेटेड कोई क्षेत्र हो, चैरिटी दान से रिलेटेड हो, कोई एनजीओ का कार्य हो, शिक्षा से संबंधित कोई विभाग हो, संस्था हो, उससे संबंधित होता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन समाज सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित होते हैं। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता और ये अपनी जो इनकम, ऐसा नहीं है कि ये लाभ नहीं कमाते, इनको कहीं ना कहीं से आय प्राप्त होती रहती है, क्योंकि इन संस्थाओं को प्रमोट करने के लिए, इनको योगदान देने के लिए बहुत सारे लोग आगे आते हैं और इन्हें बहुत बड़ी मात्रा में दान देते हैं। सरकार भी सोशल ऑब्जेक्ट्स के कारण इनको बहुत सारे ग्रांट्स देती रहती है, तो इनके पास इनकम का सोर्स बना रहता है। तो इस तरह से ये इनकम को अपने दैनिक कार्यों पर खर्च करके समाज की सेवा करते हैं। इनको कुछ प्रतिशत इसमें लाभ भी होता है, लेकिन उस लाभ को ये अपने मेंबर्स में बांटते नहीं हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह, उसको भी इस व्यवसाय, गैर व्यवसायिक क्षेत्र में यानी समाज सेवा में लगा देते हैं। तो इस तरह से ये संस्थाएं चलती रहती हैं और समाज की सेवा करती हैं। सो दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट और डिविडेंड्स टू देयर member. This is the main important point in this organization. The example of these organizations are hospital, dispensaries, sports clubs, libraries, church, some kinds of clubs, masjid, temples, orphanages, NGOs work. They are all included in non-profit organization. तो इस तरह के जो अस्पताल हैं, हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं, हमारे स्पोर्ट्स के क्लब हैं, लाइब्रेरी के जो संस्थाएं हैं, लाइब्रेरी का कार्य देती हैं, ये सब हम गैर व्यापारिक लाभकारी संस्थाओं के अंतर्गत शामिल होती हैं। उसका एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इनका कार्य समाज को किसी न किसी दृष्टिकोण से सेवा प्रदान करना होता है। कुछ संस्थाएं हो सकता है कि व्यापारिक गतिविधियों में भी इन्वॉल्व हो, लेकिन उनका जो प्रॉफिट होता है वो प्रमोट करने के लिए होता है, अपने सेवा के उद्देश्यों को, ना कि उसे मेंबर्स में बांटने के लिए। सो द ट्रेडिंग एक्टिविटीज आर कैरिड ऑन बाय सच एंटिटीज। द प्रॉफिट अराइजिंग thereof is used for promoting the object for which such organizations are formed. तो जैसे मान लीजिए एक आपका खेल का कोई क्लब है और उसमें एक छोटा सा चाय वाला रेस्टोरेंट भी खोल के बैठा हुआ है और वो किसी तरह का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो उसका प्रॉफिट का अर्न करने का उद्देश्य सिर्फ इस क्लब की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना है, जो यहाँ पर लोग आते हैं उनको प्रमोट करना है। तो इसलिए ये इससे जुड़ी हुई थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उसे हम लाभ के दृष्टिकोण से नहीं लेते। अब प्रश्न यह उठता है, तो क्या ये गैर व्यापारिक संस्थाएं क्या
अपने लेखांकन प्रक्रिया को नहीं अपनाती, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाती? ऐसा नहीं है, क्योंकि यह भी जानना चाहती है कि इन्होंने कितने चंदे के रूप में, दान के रूप में, अनुदान के रूप में यानी ग्रांट, सब्सक्रिप्शन, डोनेशंस के रूप में कितनी सारी चीज़ें इनकम के रूप में प्राप्त की और उन्होंने उसको इस एनजीओ कार्य में, सोशल सर्विसेज में कहाँ कहाँ खर्च किया। तो उन सब का ब्यौरा एकत्र करने के लिए, उन सब का डाटा एकत्र करने के लिए ये अकाउंट्स मेंटेन करती है। और कई बार सरकार भी ग्रांट देने से पहले इनके अकाउंट्स को देखना पसंद करती है। तो इन सब दृष्टिकोण से ये भी एक तरह का अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, लेकिन उसके प्रारूप में परिवर्तन होता है। वो कुछ और तरीके का बनाया जाता है, जो लाभकारी संस्थाओं में बनाया जाता है। प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट्स में हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। जबकि इन संस्थाओं में उन्हीं के बिहाफ में, या कह लीजिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखे जाते हैं, जिसमें दो अकाउंट होते हैं। एक होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, नाम से स्पष्ट है, ये जस्ट लाइक कैश बुक। आपकी जो कैश बुक होती है उसी की बिल्कुल समान होता है, बस उसे रिसीप्ट पेमेंट के नाम से यहाँ पर दिखाया जाता है। और दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस के समान होता है और इसे हम इनकम एक्सपेंसेस के रूप में यहाँ पर दिखाते हैं। और बैलेंस शीट एज इट इज़ वैसे ही बनाई जाती है जैसे प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट में बनाई जाती है। इसमें किसी तरह का भेद नहीं किया जाता, जो पर्टिकुलर पॉइंट पर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और पोजीशन को दर्शाती है कि आप वीक हैं या स्ट्रेंथ आपकी अच्छी है। चलिए अब जानते हैं कि रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट क्या होता है। रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट को हिंदी में हम प्राप्ति और भुगतान खाता कहते हैं, यानी कैश बुक के स्थान पर इन संस्थाओं में प्राप्ति और भुगतान खाता बनाया जाता है। कैश बुक मेंटेन की जाती है, लेकिन वर्ष के अंत में उसको कंपाइल करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए हम रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट भी बनाते हैं। रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट जो होता है वो कैश बुक की जितनी भी मदें होती हैं उसका समरी होता है, उसका कंक्लूजन होता है। तो इट्स अ समरी ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस विच आर मेंशन इन द कैश बुक्स। और ये इट इज़ जस्ट लाइक अ कैश बुक विच शोज डेबिट ऑल रिसीप्ट्स एंड पेमेंट, क्रेडिट ऑल पेमेंट्स। ठीक है, तो ये इस नियम का पालन किया जाता है कि डेबिट में आपने सभी प्राप्तियां, जब भी आपके पास कैश आए तो उसे दिखाना है, और जब भी कैश जाए तो आपने उसको क्रेडिट में दिखाना है। पेमेंट्स आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट। अब इसमें रिसीप्ट पेमेंट में ऐसी क्या खास बात होती है? रिसीप्ट पेमेंट बिल्कुल कैश बुक के समान रियल अकाउंट है, जिसमें रियल अकाउंट का नियम लागू होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। So the all receipts are shown in the debit side, and that is why all the payments are shown on the credit side of receipt and payment account. तो इसी तरह से प्राप्तियों को प्राप्ति यानी डेबिट साइड में दिखाया जाता है और भुगतानों को हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं जैसे कैश बुक में दिखाया जाता है। दूसरा, इसमें जो भी हमारी रिसीप्ट्स अगर पेमेंट से अधिक होंगी तो हम उसे बैलेंस शीट की कैश इन हैंड करके दिखाएंगे। अगर बैंक साइड में होंगी तो बैंक की कैश इन बैंक साइड करके एसेट साइड में दिखाएंगे बैलेंस शीट में। लेकिन कई बार बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी हो जाता है तो उसे हम लायबिलिटीज़ में दिखाते हैं, लेकिन रिसीप्ट एंड पेमेंट में ऐसी स्थिति नहीं आती। उसके बाद देखते हैं कि इसमें जो आइटम्स होती हैं वही आइटम्स दिखाई जाती हैं जो कैश बुक में पहले वर्णित की जाती हैं। उन्हें एक बार दिखाया हुआ होता है तो उन्हें अब हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी दिखाते हैं। दूसरा, ये हर तरह की कैश पेमेंट्स और रिसीप्ट्स को दिखाता है, चाहे वो कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की है। यानी इसमें कि इस खाते में इस बात का भेदभाव नहीं किया जाता कि हमने पूंजीगत मदें शामिल की हैं या आयगत मदें शामिल की हैं। पूंजीगत मदें ऐसी मदें होती हैं जो वर्ष में एक आधी बार संपन्न की जाती हैं और उन पर बहुत बड़ी मात्रा में राशि होती है, और कभी कभी होने वाली प्रकृति की ये मदें होती हैं और इन्हें हम पूंजीगत होने के कारण बैलेंस शीट में दिखाते हैं। और रिवेन्यू नेचर की जो होती हैं चीज़ें वो आयगत प्रकृति की कहलाती है हिंदी में, और ये रोज़मर्रा की मदें होती हैं। इनसे या तो हमें आय प्राप्त हो रही होती है रोज़, या हमें व्यय हो रहे होते हैं,
और ये छोटी छोटी मात्रा में होते हैं, इनकी रकम बहुत छोटी मात्रा में होती है और ये व्यवसाय संचालन में अपना योगदान देती हैं, व्यवसाय को बनाए रखने में अपना योगदान देती हैं, इसलिए ये रेवेन्यू नेचर की कहलाई जाती हैं। तो इस खाते में रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इस तरह का भेद नहीं किया जाता, इन दोनों मदों को दिखाया जाता है। बस सिर्फ हमें ये देखना होता है कि हमें प्राप्त हो रहा है या हम इसका भुगतान कर रहे हैं। अगर हमें ये रिसीव हो रहा है तो हम इसे रिसीप्ट साइड में दिखाते हैं, और अगर हम पे कर रहे होते हैं एज एक्सपेंसेस तो हम इसे पेमेंट साइड में दिखाते हैं। अच्छा, इस खाते में एक और विशेषता यह है कि ये करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर की मदों में भेद नहीं करता। किसी भी वर्ष से संबंधित राशि यदि इसी साल प्राप्त हो रही है तो हमने प्राप्त होने के कारण उसे हम दिखा देते हैं। ऐसे ही किसी भी वर्ष से रिलेटेड हमने एडवांस में कोई चीज़ प्राप्त कर ली है तो उसे भी हम इसमें दिखा देते हैं, और ऐसे ही अगर हमने पेमेंट की है किसी भी वर्ष की वर्तमान समय में तो उसको भी हम इसी में दिखाते हैं। मतलब सिर्फ हमें ये देखना है कि हमने कोई कैश प्राप्त किया है या दिया है। रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट में हम नॉन कैश आइटम को शामिल नहीं करते। नॉन कैश आइटम जैसे हमने डेप्रिसिएशन लगाया मशीनरी पर, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस शो किए, या हमने कोई उधार लेन देन किया, तो ये सब हमारे जो हैं ये नॉन कैश आइटम्स होती हैं, क्योंकि उनका रिलेशन कैश के साथ नहीं है, ना तो इन आइटम से कैश आता है ना जाता है, तो उनको इसमें नहीं दिखाया जाता है। अदरवाइज़ इस खाते में सब कुछ चीज़ें कैश के आने और जाने से संबंधित जो भी होती हैं वो दिखाई जाती है। नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए नॉमिनल अकाउंट, and it is based on accrual concept of accounting, in which every transaction belongs to the current year should be recorded in the books of current financial year। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि जो भी खर्चा इस वर्ष से संबंधित है, चाहे वो प्राप्त हुआ है, चाहे अर्जित किया है, या अभी उसका भुगतान किया है या नहीं किया, या करना है, या उससे काम लिया है या नहीं लिया है, किसी भी नेचर का है, लेकिन क्योंकि वो इसी वर्ष से संबंधित है तो उसे हमने इसी साल दिखाना है। रिसीप्ट पेमेंट में हम ऐसा नियम नहीं अपनाते, वहाँ पे किसी भी साल से संबंधित तो सिर्फ हमें पेमेंट और रिसीप्ट करने से मतलब है, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में करंट ईयर को इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसमें सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को ही रखा जाता है, बाकी सबकी एडजस्टमेंट कर दी जाती है। और इनकम एक्सपेंडिचर के अगर हम फीचर्स पर नज़र डालें तो ये जो है नॉमिनल अकाउंट है, और इसमें कैपिटल आइटम को नहीं दिखाया जाता, केवल आयगत प्रकृति की मदों को दिखाया जाता है, यानी आइटम्स विच आर रिलेटेड टू रेवेन्यू इन नेचर, दे आर शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और डेबिट साइड इसकी इंक्लूड करती है एक्सपेंसेस को जो एक पर्टिकुलर पीरियड पर आप को दिखा रही होती है, और क्रेडिट साइड इसकी इनकम को, हालांकि लिखने में इनकम को पहले जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, लेकिन इसमें नॉमिनल अकाउंट का वही रूल लागू होता है जो है डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। इसलिए इसी रूल को फॉलो करते हुए एक्सपेंसेस डेबिट में दिखाए जाते हैं और इनकम को क्रेडिट में दिखाया जाता है। इसमें कैश का कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। रिसीप्ट पेमेंट में हम जैसे कैश बुक में टू बैलेंस BDO ओपनिंग बैलेंस दिखाते हैं और एंड में हम क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं, तो रिसीप्ट पेमेंट में ऐसा होता है, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में ऐसा कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। और ये उसी तरह बिल्कुल बनाया जाता है जैसे कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस की बहुत सारी मदें इसके अंदर भी आती हैं, और कुछ एक्स्ट्रा मदें भी हैं जो केवल गैर व्यापारिक संस्थाओं के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। वो 13 मदें हैं, विशेष मदें हैं जो एक गैर व्यापारिक संस्थाओं में होती हैं, तो वो इनकम एक्सपेंडिचर में स्पेशल रूप से दिखाई जाती हैं। उनमें जो इनकम होती है वो इनकम साइड में दिखाई जाती हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें एक्सपेंसेस साइड में दिखाते हैं, जैसे चंदा, डोनेशन, उसके बाद सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ कोई स्पोर्ट्स मटेरियल, इस तरह से कुछ भी कोई चीज़ हो, या ऑनरेरियम हमने किसी को पे किया, इस तरह की मदें आएंगी आपके पास जिन्हें हम इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, जो प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट्स में नहीं होती। ठीक है, इसी के साथ
हम देखेंगे कि इसका जो आंसर होता है वो नेट प्रॉफिट लॉस को नहीं दिखाता, क्योंकि नेट प्रॉफिट लॉस तो हम कमा ही नहीं रहे। ये संस्था का तो जो भी कुछ कमाएंगे वो सब इस संस्था के विकास में लग जाएगा, उसी के कार्यों में लग जाएगा। तो इसलिए इसका जो आंसर अगर प्रॉफिट के रूप में उभर कर आता है तो उसे हम सरप्लस की संख्या देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज सरप्लस। और अगर वो लॉस के रूप में निकल कर आता है, यानी इफ़ द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, देन डेफिशिएंसी विल कम आउट, और उस डेफिशिएंसी को हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। और वो नेचुरली जैसे कैपिटल में से हम नेट प्रॉफिट को ऐड करते थे और कैपिटल में से नेट लॉस को लेस करते थे हम प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, उसी तरह से बैलेंस शीट में यहाँ पर कैपिटल फंड नाम से आपके पास कोष आएगा, कैपिटल के नाम से नहीं आएगा। तो उस कोष में आपने सरप्लस को जोड़ना है, यानी अधिक्य को जोड़ना है, और कोई कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी तो उसको आपने माइनस करना है। तो वही प्रोसीजर है, बस थोड़ा सा उसके रूप में परिवर्तन कर दिया गया, उसके नाम में परिवर्तन कर दिया गया। चलिए अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें ये देखते हैं कि हमारे पास रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट यानी कैश बुक का एक नमूना दे रखा है प्रश्न में। इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, और उसको देखकर आपको कहा जाता है कि आपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। बस यहाँ पर सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, रिसीप्ट पेमेंट में हमने कैपिटल और रिवेन्यू दोनों प्रकार की मदें शामिल कर रखी हैं, यानी आयगत और पूंजीगत दोनों प्रकृति की मदों को शामिल कर रखा है। तो इसमें से केवल कैपिटल प्रकृति की मदों को नहीं लिखना, जबकि आयगत मदों को हमने इनकम एक्सपेंडिचर में लेके जाना है। और रूल क्या लगाएंगे, जितनी भी रिसीप्ट्स हैं उसको हमने इनकम साइड में दिखाना है, जो आयगत प्रकृति की हैं, रिवेन्यू नेचर की हैं, उनको हमने इनकम साइड में दिखाना है, इनकम एक्सपेंडिचर के यानी क्रेडिट में दिखाना है। और जो पेमेंट्स हैं जिसे हमने रिसीप्ट पेमेंट्स में क्रेडिट साइड में दिखाया हुआ है, उसमें छांटेंगे कौन सी आयगत प्रकृति के यानी रिवेन्यू टाइप की है, नेचर की है, उनको उठाकर हमने क्या करना है, हमने एक्सपेंसेस साइड यानी कि हमने इनकम एक्सपेंसेस के डेबिट साइड पर दिखाना है। यानी जो रिसीप्ट पेमेंट की डेबिट की मद है अगर रिवेन्यू नेचर में, तो उसे हमने इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में दिखाना है, और जो पेमेंट्स की मद है रिसीप्ट पेमेंट में उसे हमने इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में दिखाना है। उल्टा दिखाते हैं मदों को, बस सिर्फ मदों में ये छांटना होता है कि कौन सी इस वर्ष से संबंधित है और कौन सी आयगत प्रकृति की है, रिवेन्यू नेचर की है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं, मेरे पास एक प्रश्न है जो स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है आपके पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रेड क्रिकेट क्लब डेली प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021। तो देखिए ये फॉर्मेट दे रखा है, जिसे हिंदी में हम कहेंगे प्राप्ति और भुगतान खाता, और इंग्लिश में कहेंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक ए कैश बुक, और उसके नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, जिस वर्ष के लिए बनाने को कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है 31 मार्च 2021। क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि देखिए कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, और उसके बाद आपको दे रखा है सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे देखिए सब्सक्रिप्शन दिखा रखा है, ये सब्सक्रिप्शन है, ये 3 सालों का दिखा रखा है, 1920, 2021, 21-22। ये पिछले साल से रिलेटेड है, ये करंट ईयर से रिलेटेड है, और ये जो है हमारा ये आने वाले वर्ष से रिलेटेड है। तो याद रखिए हम रिसीप्ट पेमेंट में तो तीनों वर्षों का दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ रिसीव होने से मतलब है। तो रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन 19-20 का हमें इस वर्ष प्राप्त हुआ है 20-21 में, और जो 20-21 का है वो भी प्राप्त हुआ है, साथ में 21-22 का भी एडवांस में हमें इसी साल प्राप्त हुआ है। इसलिए हमने सारा प्राप्त होने से मतलब है, और 2,70,000 रुपये दिखा रखे हैं। ऐसे डोनेशन फॉर हमारा जो है पिच के लिए, यानी जो क्रिकेट पिच बनाई जाती है उसके लिए डोनेशन दी गई है 50,000 रुपये की, वो दिखा रखी है। एंट्रेंस फीस दिखा रखी है, लाइफ मेंबरशिप फी दिखा रखी है, इंटरेस्ट दिखा रखा है, और लॉकर्स रेंट दिखा रखा है। तो अब मैं यहाँ की सारी मदें जो हमारे डेबिट में शो हो रही हैं, नेचुरली वो इनकम एक्सपेंडिचर के यहाँ कहाँ जाएंगी,
क्रेडिट साइड में जाएंगी, इस साइड पर जाएंगी। यहाँ वाली मदें यहाँ आएंगी और यहाँ वाली मदें यहाँ आएंगी, लेकिन सारी नहीं आएंगी, सिर्फ रेवेन्यू नेचर की, जो भी रेवेन्यू नेचर का है, आयगत प्रकृति का है, जो इस वर्ष से संबंधित है, जो दैनिक कार्यों से संबंधित है, वो आएगा। तो हमने सिर्फ उन्हीं मदों को इसमें शिफ्ट करना। तो देखिए वो कौन कौन सी मदें हैं जिसको हमने यहाँ पर शिफ्ट करना है, उसको देखने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। कुछ नई चीज़ें हैं जो इसमें दिखाई गई हैं, उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अब ये ध्यान रखिए, जो भी बैलेंस शीट में मदें दिखाई जाती हैं वो कैपिटल नेचर की होती हैं, और जो भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट में मदें दिखाई जाती थी उनको हम आयगत प्रकृति का मानते थे, दैनिक कार्य संचालन से संबंधित आय व्यय होते थे। तो यहाँ पर कैश इन हैंड हम जानते हैं एसेट्स का पार्ट है, इसलिए इसे हम इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाएंगे। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। ये चंदा है जो गैर व्यापारिक संस्थाओं को आय के रूप में लोगों जो इसके मेंबर बनते हैं उनके द्वारा दिया जाता है प्रतिवर्ष। तो ये इनकी आय का एक स्रोत होता है, और इसमें से कौन सा वाला हम दिखाएंगे, सिर्फ करंट ईयर वाला। करंट ईयर जिस साल के लिए हम ये बना रहे हैं, हम कौन से वर्ष के लिए बना रहे हैं, हम बना रहे हैं 31 मार्च 2021 के लिए। तो इसमें 20-21 के वर्ष से रिलेटेड हमारा सिर्फ यही वाला चंदा है जो इनकम एक्सपेंसेस में आएगा। तो देखिए इनकम एक्सपेंसेस में हमने इस साइड पर, यहाँ पर हमने इसको इस साइड पर दिखा रखा है, और ये देखिए सब्सक्रिप्शन के रूप में 2,30,000 रुपये केवल इस वर्ष का दिखाया है, ना पिछले वर्ष वाला दिखाया है, ना अगले वर्ष वाला दिखाया है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। नेक्स्ट आइटम है डोनेशन फॉर पिच। यहाँ पर पिच के लिए जो डोनेशन दिया है ये विशेष चंदे के रूप में, दान के रूप में आ जाता है। अगर हम कुछ भी विशेष तौर पर दान के रूप में देते हैं, हमारी कैपिटल प्रकृति की होती है, आयगत प्रकृति की चीज़ नहीं होती, क्योंकि ये स्पेसिफिक ग्रांट होती हैं एंड इट शुड बी इन कैपिटलाइज्ड इन नेचर, दैट इज़ व्हाई इट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो डोनेशन फॉर पिच है इसके अंतर्गत नहीं आएगा, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ डोनेशन लिखी होती तो इसके अंतर्गत हम साधारण दान मानते हुए दिखा सकते थे, लेकिन यहाँ पिच के लिए दे दिया है तो ये नहीं आएगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक पर्पस डाल दिया है, और स्पेसिफिक पर्पस कभी कभी दिया जाता है उसके लिए दान। तो इसलिए जो कभी कभी वाली मद है वो आयगत नहीं होती, वो पूंजीगत होती है, और उसे हम बैलेंस शीट में कहाँ पर दिखाएंगे, लायबिलिटीज़ में दिखाएंगे। नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस को हम आयगत और पूंजीगत दोनों तरह का मान सकते हैं, लेकिन उसमें स्पेसिफिक होना चाहिए कि ये कैपिटलाइज नेचर का है। जब यहाँ पे स्पेसिफिक ना बताया हो कि ये कैपिटल नेचर का है या नहीं है, तो इसे हम रेवेन्यू मानेंगे, और रेवेन्यू मानते हुए हम कहाँ दिखाएंगे, हम इसे इनकम एक्सपेंडिचर में यहाँ पर दिखा देंगे। यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सेम जितना अमाउंट आपको दिखाया गया है उतने ही अमाउंट में ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट आइटम कौन सी। एक एक आइटम को हमने देखना है, एनालिसिस करना है कि वो रेवेन्यू नेचर की है या कैपिटल नेचर की। अगर रेवेन्यू नेचर की है तो इनकम एक्सपेंडिचर में आएगी, अगर वो कैपिटल नेचर की है तो वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी, वो बैलेंस शीट में जाएगी। तो हमने अब ये एनालिसिस करना है। अब नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अगर आपको याद होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिखाया जाता है, तो ऐसी मद जो आप प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते थे उसे बेझिझक होकर आप इनकम एक्सपेंडिचर में शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस की सारी मदें इनकम एक्सपेंडिचर में आती हैं। तो ये इंटरेस्ट हमने पे किया होगा, तभी रिसीव किया होगा, माफ़ कीजिए, रिसीव किया होगा, क्योंकि ये रिसीप्ट साइड में है तो ये यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन ये रिसीप्ट साइड में इंटरेस्ट लिखा है, तो ये रिसीव हुआ है, और रिसीव होने के कारण ये इनकम क्रिएट करता है, इसलिए हमने इनकम साइड में दिखा रखा है। और ये 20,000 रुपये यहाँ, यानी यहाँ की मदों को हमने यहाँ शिफ्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे यहाँ पर दिखाया जाएगा। अब अगली आइटम है लॉकर्स रेंट। हमें ये रेंट भी प्राप्त हुआ है, रिसीप्ट साइड में है, तो इसे भी हमने कहाँ दिखाया, यहाँ पर दिखाया। ये हमें प्राप्त होता होगा लॉकर के रूप में हमेशा, तो इसलिए आयगत मानते हुए यहाँ पर दिखाया। तो जितनी भी मदें हैं, ये सारी जितनी मदें दिखा रखी हैं आपको, ये सारी मदें जो हैं ये आयगत प्रकृति की मदें हैं,
और ये आयगत प्रकृति की मदों को हम कहाँ दिखाते हैं, हम इसको इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में दिखाते हैं अगर ये रिसीव्ड पेमेंट में प्राप्त हुई हैं। अब हम देखते हैं क्रेडिट साइड की मदें जो आपके एक्सपेंसेस को शो करेंगी, लेकिन इसमें हमने केवल रिवेन्यू नेचर की ही मदें नहीं ली हैं। अब रिवेन्यू नेचर की कौन सी आइटम्स हैं उसको हमें चेक करना होगा, एनालिसिस करना होगा वन बाय वन, जैसे हमने रिसीप्ट साइड की की थी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली आइटम क्या है हमारी, यहाँ पर है लाइटनिंग। तो आप यहाँ पे बेझिझक होके प्रॉफिट एंड लॉस की मदों को हस्तांतरित कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में जितनी भी मदें हैं वो आयगत हैं, रिवेन्यू नेचर की हैं। लाइटनिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट, इन सब को हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते थे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पोस्टेज, सैलरी एंड वेजेस, इंश्योरेंस प्रीमियम हमने कोई पे किया, उसके बाद ये सारी आइटम्स जो हैं हमें, आपको याद होगा, तो हम ये प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते थे। इसलिए इसे हम ये देखिए यहाँ पर भी दिखाएंगे एज इट इज़, ये यहाँ पर भी जाएंगी। ये देखो यहाँ तक ये सारी आइटम्स इसको दिखाया गया एक एक करके सबको, ठीक है, इन सारी आइटम्स को यहाँ पर दिखाया गया। लेकिन अब देखते हैं कौन सी मद नहीं दिखाई, ये वाली मद नहीं दिखाई, ये वाली परचेज ऑफ मशीनरी। ये जो परचेज ऑफ मशीनरी है, आप अगर देखेंगे तो कैपिटल प्रकृति की मदें वही होती हैं जो आपके स्थायी संपत्ति को खरीदने, उनको बनाए रखने, उनको संचालित रखने से संबंधित होती हैं, और इन पर बहुत बड़ी मात्रा में अमाउंट स्पेंड किया जाता है। और कभी कभी हम मशीनरी खरीदते हैं, हम हमेशा मशीनरी खरीदने के कार्य में नहीं लगे रहते। अगर हमारे को मशीनरी खरीदना, बेचना ही कार्य करना है, बिजनेस करना है, तो वो हमारा माल होता है, दैट इज़ गुड। लेकिन हम मशीनरी केवल गुड्स को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी खरीदते हैं, इसलिए कैपिटल नेचर की होती है। और मशीनरी को हम परचेज होने के कारण एसेट्स में दिखाते हैं, तो इसलिए इसको नहीं दिखाया जाएगा। जो भी बैलेंस शीट की आइटम्स होती हैं वो कैपिटल नेचर की होती है, इसे हम इसमें इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर नहीं दिखाई हुई, ठीक है, तो इसलिए ये आइटम यहाँ पर छोड़ दी जाएगी। ये भी नहीं दिखाया जाता कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जो बैलेंस के रूप में होता है। ये हमारा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कहाँ दिखाया जाता है, एसेट्स में दिखाया जाता है। ये भी पूंजीगत प्रकृति की मानी जाती है। तो इस तरह से हम रिवेन्यू, रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट से हम इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट बना सकते हैं और उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, यह देखते हुए कि इसमें केवल आयगत मदों को शामिल किया जाए। तो इस तरह से किया जाएगा और उसके बाद हम इसका टोटल करेंगे। ये देखिए, ये आपका टोटल किया, इसका टोटल आया 32,300। उसमें से ये सारे एक्सपेंसेस का टोटल लेस कर दिया, उसके बाद आंसर आया 1,33,000 और इसे हमने नाम दिया सरप्लस का। अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता तो हम नेट प्रॉफिट कहते हैं, लेकिन हम इसे सरप्लस भी कहते हैं। इसको एक और ढंग है लिखने का, जिसे कहते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस। अगर आंसर हमारा यहाँ आता है तो हम उल्टा लिखते हैं, डेफिशिएंसी शब्द लिखते हैं, डेफिशिट शब्द लिखते हैं, डेफिशिट यानी कमी, या फिर हम लिखते हैं एक्सेस ऑफ, जैसे यहाँ एक्सेस ऑफ, मैंने यहाँ पर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर एक्सपेंडिचर ओवर हम इनकम लिख देंगे, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, वो लॉस के रूप में होगा। और करना क्या है, जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में कैपिटल फंड नाम से एक पूंजी कोष होगा गैर व्यापारिक संस्था में, उसमें सरप्लस को जोड़ा जाएगा और अगर कोई डेफिशिएंसी है उसे माइनस किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को कंप्लीट देखकर इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट बनाया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट को देखते हुए इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट बना सकते हैं। चलिए अब एक और इलिस्ट्रेशन करने का प्रयास करते हैं जो एंट्रेंस फीस से रिलेटेड है। एंट्रेंस फीस यानी प्रवेश शुल्क, यानी ऐसा शुल्क जो किसी संस्था, गैर व्यापारिक संस्था में किसी भी व्यक्ति द्वारा जो उस संस्था में मेंबर बनना चाहता है और मेंबर बन के उस समाज सेवा करना चाहता है, तो उसके प्रवेश पर लिया जाता है। और यह केवल
एक बार दिए जाने के कारण कई बार इसे पूंजीगत प्रकृति का माना जाता है। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि क्योंकि इस संस्था में प्रतिवर्ष कोई ना कोई व्यक्ति आते ही रहते हैं तो इसे आयगत माना जाए। तो दोनों दृष्टिकोण इसमें रखा जाता है कि आयगत माने या पूंजीगत माने। तो इस संदर्भ में आपने देखना होता है कि प्रश्न में सूचना कैसी दे रखी है। अगर सूचना दे रखी है कि इसे आयगत मानना है तो आयगत मानो, पूंजीगत कहा है स्पष्ट रूप से तो पूंजीगत मानो, यानी कैपिटल नेचर का मानो। लेकिन अगर कुछ भी नहीं बताया कि वेदर इट इज़ बिलोंग्स टू अ कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर, शुड बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू नेचर, तो उसे हमने रेवेन्यू नेचर की तरह ट्रीट करना है। तो अभी देखते हैं कि इस प्रश्न में कि किस तरह से प्रश्न आपको दिया जाएगा एंट्रेंस फीस के संबंध में और किस तरह से आपने उसको प्रस्तुत करना है अपनी इनकम एक्सपेंसेस और बैलेंस शीट में। नेचुरली अगर वो एंट्रेंस फीस आयगत है, रेवेन्यू नेचर की है तो इनकम एक्सपेंसेस में आएगी, और अगर कैपिटल नेचर की है तो बैलेंस शीट में जाएगी। तो उसी चीज़ को हमने देखना है कि प्रश्न किस तरह से इसके बारे में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो एंट्रेंस फी इज़ आल्सो कॉल्ड एज एडमिशन फीस, ये एडमिशन फीस भी कहलाई जाती है ऑफ मेंबर, ठीक है, जो इस संस्था के मेंबर होते हैं उनके लिए एडमिशन फीस होती है। इट इज़ पेड बाय द मेंबर्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए इट इज़ जनरली इन रेकरिंग इन नेचर एंड ट्रीटेड एज रेवेन्यू टाइप ऑफ इनकम, ठीक है। तो इस तरह से इसको रेवेन्यू टाइप ऑफ इनकम के रूप में ही जनरली ट्रीट किया जाता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक दे रखा हो कि नहीं इसे कैपिटलाइज मानना है, जैसे अभी हम क्वेश्चंस को डील करेंगे देखेंगे, तो इसे हम कैपिटलाइज मानेंगे। हाउ विल यू डील, देखिए क्वेश्चन में देखिए, हाउ विल यू डील विद द एंट्रेंस वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट रेड स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। यानी किस तरह से आप देखोगे एंट्रेंस प्रवेश शुल्क के बारे में जब आप उसका फाइनल अकाउंट बनाने जाओगे रेड स्पोर्ट्स क्लब का 31 मार्च 2021 के अंत में। तो ये केसेस दे रखे हैं कि इन केसेस में बनाइए। जैसे ड्यूरिंग द ईयर 2021 एंट्रेंस फीस रिसीव हुई 1,10,000 रुपये। तो बस क्वेश्चन में सिर्फ इतना बताया कि एंट्रेंस फीस रिसीव हुई, तो हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आयगत है या पूंजीगत, वेदर इट इज़ कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। तो मैंने आपको भी बताया कि अगर कुछ भी स्पष्ट ना हो तो इसे रेवेन्यू मानो, और जो भी रेवेन्यू चीज़ है वो कहाँ जाएगी, इनकम एक्सपेंसेस में। तो देखिए इसके आंसर में इसको दिखा रखा है, ये देखिए इसमें हमें दिखाया, ये देखिए एंट्रेंस फीस हमने इनकम साइड पे दिखाई क्योंकि इनकम के रूप में संस्था में आ रही है, और इसे 1,10,000 के रूप में इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाया क्योंकि रेवेन्यू मान रहे हैं हम, कुछ भी मेंशन नहीं है प्रश्न में तो इसलिए हम इसे रेवेन्यू मान रहे हैं। तो इस तरह से ये दिखाई जाएगी। नेक्स्ट है कि अगर क्वेश्चन में इस तरह से दे रखा है कि एंट्रेंस फीस 2020-21 की है हमारे पास ये, और एंट्रेंस फीस 1,10,000 है, और इट इज़ द पॉलिसी दैट द एंट्रेंस फीस ट्रीटेड एज रेवेन्यू। अब यहाँ पे रेवेन्यू मानना है तो नेचुरली बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन होगा जैसे अभी पीछे किया। ये देखिए इस केस में भी हम रेवेन्यू मानते हुए इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे इनकम साइड में, और ये हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है। इनकम एक्सपेंसेस में हम इनकम एक्सपेंडिचर में तब दिखाएंगे जब रेवेन्यू नेचर की हो। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड केस है, वो ये कहते हैं कि यदि एंट्रेंस फीस रिसीव 1,10,000 हुई लेकिन ये पॉलिसी है कि एंट्रेंस फी ट्रीटेड एज कैपिटल, अगर कैपिटल के रूप में माना जाए तो अब देखिए चेंज आएगा। अब इसे हम इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, ये देखिए यहाँ पर हमने इसको बिल्कुल नहीं दिखाया, नील, इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट में बिल्कुल नील हो गई है। तो अब दिखाएंगे कहाँ, दिखाएंगे हम बैलेंस शीट में। ये एक कैपिटल फंड करके आपके पास राशि दिखाई होगी, उसमें आपने यहाँ पर ऐड करना है। मान लीजिए यहाँ 0 है, अभी कोई अमाउंट नहीं है, तो उसमें हम ये ऐड कर देंगे तो आप नेट बैलेंस में कितना दिखाओगे, 1,10,000। अगर यहाँ पे 10,000 पड़ी होती तो 10,000 प्लस 1,10,000 जोड़ के हम 1,20 दिखाते हैं। तो ये कैपिटल फंड में एंट्रेंस फीस को जोड़ा जाएगा, अगर वो कैपिटल नेचर की होगी तब बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी, इनकम एक्सपेंसेस में नहीं दिखाई जाएगी। और ऐसे ही ये आखिरी क्वेश्चन है कि अगर आपके पास 2020-21 में एंट्रेंस फीस रिसीव हुई इतनी, और रिसीव्ड यानी रिसीट पेमेंट में दिखा रखी है, और इनकम एक्सपेंसेस में कितना दिखाना है, 30% को एंट्रेंस फी को हमने कैपिटलाइज मानना है। इसका मतलब 30% तो जाएगी बैलेंस शीट में और उसका 70% जाएगा इनकम एक्सपेंसेस में। तो आपने इस 1,10,000 का 30% और 70% इस तरह से निकाल लेना है,
और उस राशि को जो 70% है, क्योंकि वो हमारी जाएगी इनकम एक्सपेंसेस में, और 30% हमारी यहाँ पे स्पष्ट रूप से दे रखी कैपिटलाइज है, तो 30% जाएगी बैलेंस शीट में। तो इस तरह से हमने दिखाना है। देखिए ऐसे ही दिखा रखा है, ये रहा। और ये 1,10,000 का 70% इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट के इनकम साइड में दिखा दिया, और 1,10,000 का 30% कैपिटल फंड में जोड़कर यहाँ पे 33,000 दिखा दिया, और इस तरह से ये दोनों में दिखाया गया। यानी ये वाला हिस्सा कैपिटल नेचर का है, ये वाला हिस्सा रेवेन्यू नेचर का है। तो इस तरह से हमने देखा कि एंट्रेंस फीस को किस तरह से हम आयगत पूंजीगत प्रकृति स्थिति के अनुसार मानते हुए, क्वेश्चन के अनुसार मानते हुए सॉल्यूशन में, आंसर में दिखाएंगे। आशा है ये आपको समझ में आया होगा और आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की न्यूमेरिकल संबंधी कुछ समस्याओं का समाधान कर रहा होगा। आगे भी हम क्वेश्चन देखेंगे जिसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अगले पोर्शन में हम प्राइज फंड क्या होता है, जो एक सेट में दिखाए गए फंड्स होते हैं, उन्हें किस तरह से बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, उनका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, उससे संबंधित क्वेश्चंस को करेंगे। तो जुड़े रहिए एक्नो से। इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और इससे जुड़ने के साथ साथ आप +2 की सारी स्टडी, चाहे हरियाणा बोर्ड से संबंधित है, चाहे CBSE से है, यहाँ से कवर कीजिए। धन्यवाद।